जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं यानी कि मेंसेस का इरेगुलर होना, इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या इरेगुलर है और क्या रेगुलर है? अगर साइकिल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाए यानी कि 7 डेज से ज़्यादा हो जाए, 10 दिन हो जाए, या बार बार आ रहा हो, या जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग बीच में गैप हो जाएं, तो उसको फिर हम इरेगुलर ब्लीडिंग कहते हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी हमारे पास फीमेल्स आ रही हैं जिनके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं, स्कैंटी हैं, और जब हम करते हैं उनका स्कैन तो पता चलता है कि जी एग्स बहुत कम रह गए हैं। हमारी एज ग्रुप की जो लड़कियां थीं वो शादी से पहले इतना कुछ कॉस्मेटिक्स और डाइज और लेज़र्स वो इस्तेमाल नहीं करती थी, तो इसलिए अगर कोई डिक्लाइन हो रहा है या आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और नहीं होता, तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि IVF ICSI इज़ द सेफेस्ट, क्योंकि यंगर एज में अगर आपके एग्स कम भी रह जाते हैं तो सक्सेस रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेटिंग एंड वेटेंस। IVF सेंटर जाके आपका ये नहीं है कि आपको वो IVF करेंगे। एग्जैक्टली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपका IVF नहीं करेंगे। अगर आप यंग हैं, अभी आपकी शादी हुई है, तो वो आपका भी IVF नहीं करेंगे। Assalamu alaikum, this is Dr. Namahad working as a clinical coordinator at Australian Concept Fertility Center गुलबर्ग लाहौर। आज ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर गुलबर्ग के प्लेटफॉर्म से जो पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो कि है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ यानी कि पीरियड्स का इरेगुलर होना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आज भी फीमेल्स बात करने के लिए शाय फील करती हैं एंड दे डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल टू शेयर इट विद एनीवन। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे पास कंसल्टेंट आज एज अ गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड gynecologist and infertility specialist. She is FCPS, FRCOG, and she has a vast experience working as academic and clinical, local and abroad. She is Dr. Samina Anwar, and she is one of the consultant panel at Australian Concept Fertility Center, Gulbarg, Lahore. So we welcome Dr. Samina Anwar. कैसी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया टू हेल्प आवर लिसनर्स एंड वी कैन गाइड देम फॉर स्मूथ लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, मुझे लगा कि जितना आपका वास्ट एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, सो यू आर द मोस्ट सूटेबल पर्सन जो कि आप एक हमारी जो ऑडियंस है जो कि इस टॉपिक पे बात करते हुए आज भी शाय फील करती हैं। आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर जब आप एक मैसेज देंगी, अवेयरनेस देंगी, तो इट विल हेल्प देम कि वो आगे कंफर्टेबली डिस्कस कर सके। और आप ठीक हैं, आप इजीली पहुंच गई हमारे स्टूडियो। ठीक है, अच्छा जी। तो डॉक्टर समीना, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को जो सुनने वाले हैं उनको काइंडली बताएं कि जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं यानी कि मेंसेस का इरेगुलर होना, इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या इरेगुलर है और क्या रेगुलर है? तो काइंडली आप उनको गाइड करें कि क्या है इसमें। यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4 to 5 डेज़ या 4 to 7 डेज़ की होती है, और तकरीबन हर महीने 28 डेज़ रेगुलर साइकिल आती है। लेकिन कुछ लोगों में ये ज़्यादा दिनों की भी होती है। लेकिन अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 35 डेज़ अगर ये रेगुलर है तो उनका पैटर्न फाइन है। कुछ लोगों में ये शॉर्ट होती है, 21 डेज़ की होती है, बट इफ़ इट इज़ रेगुलर तो दैट इज़ फाइन। तो लेकिन अगर साइकिल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाए यानी कि 7 डेज से ज़्यादा हो जाए, 10 दिन हो जाए, या बार बार आ रहा हो, या जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग बीच में गैप हो जाएं, तो उसको फिर हम इरेगुलर ब्लीडिंग कहते हैं। वैसे गायनोकोलॉजिकली आप देखें तो इनको हम डिवाइड करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हैवी ब्लीडिंग जिसको मेनोरेजिया कहते हैं, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग जिसमें वो कहते हैं कि स्पॉटिंग होती है, और ये कि इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग जो कि 2-3 महीने बाद होती है, या फिर पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग जो कि माहवारी ख़त्म होने के बाद होती है। तो ये कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं जो हमारी ख़वातीन में डिफरेंट एज ग्रुप्स में पाई जाती हैं। सही, तो इसका मतलब है कि आज फिर हम इस पॉडकास्ट में ये सारे एज ग्रुप्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, ताकि जो भी हैं वो इसको रिलेट कर सकें, हमारी जो ऑडियंस है जिस भी एज ग्रुप में फॉल करती हैं। तो बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर समीना, मैं चाहूँगी कि जो इतना इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इसमें सबसे पहले तो हमारी सुनने वाली ऑडियंस को आप ये गाइड करें कि एज ऑफ मेनार्की क्या है, यानी कि कब एक फ़ीमेल जो बच्ची है उसको पीरियड स्टार्ट होने चाहिए और किस एज ग्रुप में एक्सपेक्ट करना चाहिए उनकी मदर्स को भी कि नाउ दिस इज़ द एज ग्रुप, अब इनको साइकिल स्टार्ट हो जाना चाहिए। जी, मेनार्की जो है वो स्टार्ट ऑफ पीरियड्स को कहते हैं, और यूजुअली द एज इज़ 9 to 14 ईयर्स।
और इस एज ग्रुप में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चियों को कुछ चंद वजूहात की वजह से अर्ली भी स्टार्ट हो सकते हैं और कुछ को लेट हो सकते हैं। तो हम 20 ईयर्स तक इंतज़ार करते हैं कि उनको पीरियड्स जो हैं वो आ जाएं, और अगर ना आएँ तो वो अपने मालिज गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते। तो डॉक्टर समीना, आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि जो यंग बच्चियां हैं उनमें बड़ा जल्दी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, लाइक 9 ईयर्स से भी पहले, 8.5 8। तो इसमें इसकी क्या रीज़न है कि ये कोई है वार्निंग साइन है, इस पे परेशान होना चाहिए मदर्स को? जी, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा होता है और उसके भी खेलने कूदने के दिन होते हैं, तो वो पीरियड एक एक्सेसिव बर्डन है। तो उस के लिए यही है कि मदर्स जो हैं वो बच्चियों की डाइट का ख्याल रखें, और जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं लाइक सोशल मीडिया और जो हैं दूसरी चीज़ें, उनसे जो है ना वो बच्चों को ज़रा दूर रखें। और ये जो गैजेट्स हैं, लेट स्लीप है, प्रॉपर डाइट नहीं है, पानी वानी का कम पीना है, ये सब बच्चियों की ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो उनकी डाइट में विटामिन बीज, डी के सारा कुछ जो होना है वो होना चाहिए, और एक मदर को चाहिए कि अपनी बच्ची को बैलेंस डाइट दे, नॉट टू मच हेवी डाइट बट बैलेंस डाइट विच कंटेन्स विटामिन्स और मिनरल्स, और जो उनका लाइफस्टाइल है उन पे उनकी नज़र होनी चाहिए। वक्त पे सोएं और ज़्यादा स्पोर्ट्स करें, और पानी वानी का जो है इनटेक उनका प्रॉपर होना चाहिए। देखा गया जिन लोगों की डाइट अच्छी है, जो स्पोर्टी हैं और जो लाइफस्टाइल को एक नॉर्मल तरीके से फॉलो करती हैं, उनके पीरियड्स वक्त पे आते हैं, लाइक 14 ईयर्स 13 ईयर्स। लेकिन जो इससे डेविएट करती हैं तो फिर उनके जो होते हैं वो अर्ली पीरियड स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से मतलब हमने तो अपनी मदर से और ग्रैंड मदर से यही सुना है कि भाई हमारे तो बड़े साइकिल लेट होते थे और आजकल की बच्चियों को बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है, ये बड़ा अच्छा आपने बताया है कि मदर्स को उनकी डाइट और लाइफस्टाइल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जंक जो कि आजकल इजी टू गो है मदर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, तो वो अवॉइड करना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँगी, जब लड़की को जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, इट अफेक्ट्स हर हाइट। उनकी हाइट जो होती है वो फिर छोटी रह जाती है, बिकॉज वो जो बोन्स का एपिफिसिस है वो फिर यूनाइट हो जाता है। तो इसलिए मदर्स को, एज डॉक्टर अनम हैज़ ऑल्सो सेड एंड आई एम नरेटिंग, तो मदर्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर ये इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे अफेक्ट करता है। तो डॉक्टर समीना, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ऐसा यंग गर्ल्स होती हैं, और कुछ लोग तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। कुछ तो मदर्स ऐसी हैं जो इतना शाय फील करती हैं, मदर्स भी, कि वो डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती अपनी डॉटर्स को कि जी शादी से पहले जी हमने गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना। अभी भी ये डायलेमा है। तो लेकिन कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो काइंडली ये गाइड करें कि किस जब एक फ़ीमेल को स्टार्ट हो गए बच्ची को साइकिल, तो कितने अरसे तक उसके इरेगुलर साइकिल होना नॉर्मल है, और कब एक मदर को उस अपनी बेटी को लेकर जाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि नहीं जी अब ज़्यादा इरेगुलरिटी है, नाउ शी शुड बी एग्जामिन्ड एंड चेक। तो उसके लिए प्लीज़ बताएं कि क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए मदर्स का। लेकिन जब मिनार्की स्टार्ट होती है ना, तो उस वक्त जो होता है हमारा जो ब्रेन में और फिर ओवरीज का जो फंक्शन है उसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस कहते हैं। तो वो जो होता है वो डेवलप नहीं होता, वो प्रेमेच्योर होता है। तो उसमें बाज़ दफ़ा बच्चियों को प्रोलॉन्ग स्पॉटिंग हो सकती है, हैवी पीरियड हो सकते हैं, बार बार पीरियड आ सकते हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि मदर उनकी डाइट का ख्याल रखें, उनके मल्टीविटामिन्स का वो सारा ख्याल रखें, और बस ये देख लें कि ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं है, उसमें आयरन वगैरह की टैबलेट्स दें। और अगर ये बात साल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कर सकते हैं, उनको मीट कर सकते हैं। मे बी एक अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट कराएं, और एक रीअश्योरेंस और साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि एवरीथिंग इज़ ओके। एग्जैक्टली। और इस एज ग्रुप को हम 18 ईयर्स तक रिगार्ड करते हैं कि 18 ईयर्स तक ये यंग एज ग्रुप है जी, उसके बाद नेक्स्ट एज ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। चलें डॉक्टर समीना, इट वाज वेरी इंसाइटफुल आई मस्ट से, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों तक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा होगा। तो अगर आप भी ऐसी मदर हैं जिनकी डॉटर को इरेगुलर साइकिल का इशू है और वो 18 ईयर्स से बिलो हैं, तो आप ज़रूर इस रील को शेयर करें, आप इसको फॉलो करें, और डॉक्टर समीना अनवर के साथ अपनी कंसल्टेंसी आप बुक करवा सकती हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, एंड यू कैन कम एंड डिस्कस योर केस विद हर।
जी, तो डॉक्टर समीना अनवर, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड डिस्कशन अबाउट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। आई होप कि हाँ सुनने वालों तक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे पहले आपने यंग एज ग्रुप का बताया रीजंस भी और कब उनको जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है फीमेल्स का, एक तो वो कौन सा एज ग्रुप है और उसमें जो मेंसेस का इरेगुलर होना कौन सी रीजंस हो सकती हैं और किन रीजंस के लिए उनको परेशान होना चाहिए और कब परेशान होना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हमारा स्टार्ट हो जाता है लाइक इन अर्ली टीन्स व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड। तो उसमें ये है कि प्रॉब्लम्स आपकी आजकल जो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है वो है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि 1 in 5 है। उसमें लड़कियों के हर्सुटिज़म और मुंह पे बाल और माथे के बाल कम होना, थिनिंग ऑफ हेयर, वेट गेन और पीरियड्स का जो है वो हर महीने ना आना, वो पीरियड्स का जो है 1.5-2 महीने बाद आना। नंबर 2, ये कुछ हो सकता है कि आपका थायराइड ग्लैंड जो कि आपका इधर होता है उसकी कमी ज़्यादती की वजह से भी आपके पीरियड या तो ज़्यादा या जो है गैप के बाद काफ़ी गैप के बाद आ सकते हैं। और नंबर 3 ये है कि अगर आपकी कभी कोई प्रेगनेंसी हुई है तो उसकी वजह से आपके पीरियड ज़्यादा आ सकते हैं या ना आए। उसमें यह है कि अगर आपका कोई रिटेन्ड प्रोडक्ट अंदर रह गया है, यानी कि कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। और नंबर 4 ये है कि अगर लड़कियों में फाइब्रॉइड्स हैं जो कि एक स्मूथ मसल बिनाइन होता है, वो कैंसरस नहीं होता, अगर वो बच्चेदानी के पट्ठों में है उसकी वजह से भी पीरियड जो हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। या कोई एंडोमेट्रियोसिस है जो कि एक चॉकलेट स्मॉल सिस्ट बन जाती हैं पेल्विस के अंदर, उसकी वजह से, या एडिनोमायोसिस जो कि पट्ठे के अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लड बहुत छोटा माइन्यूट अमाउंट में इकट्ठा होता है, उसकी वजह से भी हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। तो ये हैं कुछ चांसेस। और हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या यंग गर्ल्स स्ट्रेस्ड आउट हैं, लैक ऑफ स्लीप है, वेदर चेंजेस हैं, या आप जिम लविंग पर्सन हैं और टू मच एक्सरसाइज करती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे कैन ऑल्सो अफेक्ट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, तो डॉक्टर समीना, एक आजकल जो बहुत कॉमनली हमें फर्टिलिटी सेंटर में फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, उसमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जो हो रहा है बच्चियों का। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी हमारे पास फीमेल्स आ रही हैं जिनके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं, स्कैंटी हैं, और जब हम करते हैं उनका स्कैन तो पता चलता है कि जी एग्स बहुत कम रह गए हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द रीज़न? इसमें क्या डाइट है, हमारी लाइफस्टाइल है जो इम्पैक्ट कर रहा है इतना जल्दी ओवेरियन फेलियर को, जिसकी वजह से मेंसेस भी रेगुलर हो रहे हैं फीमेल्स के? जी, मैंने भी ये बड़ा ऑब्ज़र्व किया है क्लिनिक में। थ्रू आउट आवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस वी डिडंट कम अक्रॉस, हम ऐसे कभी केसेस के हमने फेस नहीं किए जो कि हम आजकल कर रहे हैं। तो ये मुझे महसूस होता है कि लाइफस्टाइल, एक तो उनकी मदर्स ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने भी यही जंक खाया है, तो उनकी बच्ची के ओवरीज पे अफेक्ट होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन और कुछ ल्यूकोट्राइन्स वगैरह पैदा होते हैं जो बच्ची की ओवरीज को ड्यूरिंग डेवलपमेंट अफेक्ट करते हैं, इसलिए उसका ओवेरियन रिजर्व जो होता है वो बहुत कम होता है। अब वो बच्ची अगर वही लाइफस्टाइल फॉलो करेगी जो उसकी मदर ने की है, लाइक लैक of sleep, junk food, and no exercise, and the other thing is, which is becoming very common, is the girls using too much lasers and the gadgets, और तीसरा ये कि जो ये इनका है हेयर डाइज एंड कॉस्मेटिक्स। हमारी एज ग्रुप की जो लड़कियां थीं वो शादी से पहले इतना कुछ कॉस्मेटिक्स और डाइज और लेज़र्स वो इस्तेमाल नहीं करती थीं। वी यूज़ टू डू, वो ग्रुप जो था वो लेटर एज में करता था, और इस वजह से जो है ना द ओवेरियन फंक्शन और द रिजर्व इज़ गेटिंग डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड लाइफस्टाइल। ये आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है डॉक्टर समीना, क्योंकि फ़ीमेल्स को वाकई अब जो गर्ल्स हमारे पास आ रही हैं, देखते हैं हम क्लिनिक में तकरीबन एक आधी फीमेल तो ऐसी होती है जो यंग एज ग्रुप में होती है। अच्छा, तो डॉक्टर समीना, मैं चाहूँगी कि माशाल्लाह आपका एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फ़ीमेल्स हैं इनको कैसे मतलब कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास कब आना चाहिए, और आपने क्या देखा है कि इनकी जो फर्टिलिटी है वो इतनी वाकई डिस्टर्ब होती है एंड दे यूजुअली एंड अप गेटिंग IVF,
मतलब उसमें आप थोड़ा सा हमें प्लीज़ बताएं कि किन रीजंस की वजह से फिर आप एक पेशेंट को जब एवेलुएट करती हैं तो आप कहती हैं कि नाउ अब इनको आईवीएफ पे चले जाना चाहिए, और आईवीएफ पे भी जब वो जाती हैं तो जैसे आपने पीसीओएस का बताया उसमें भी क्वालिटी ऑफ एग्स के ऊपर हमें बहुत काम करना पड़ता है, और बाकी भी जिस तरह से लो ओवेरियन रिजर्व है उसकी भी क्वालिटी पे काम करना पड़ता है। तो ये ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं कैसी फीमेल्स अपनी फर्टिलिटी को एक तो नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकती हैं, और अगर आईवीएफ पे जाती हैं तो उसके लिए उनको क्या क्या प्रिकॉशंस हैं या क्या टिप्स वो फॉलो कर सकती हैं कि उनकी आईवीएफ की भी आउटकम इम्प्रूव हो। लेकिन जी सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अपना लाइफस्टाइल और डाइट उसको जो है वो आप बेहतर करें। वाटर इनटेक, विटामिन्स, वेजिटेबल्स, फिश, देन आपका जो हो गया लेंटिल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स एंड फिग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पोर्ट्स, वाटर इनटेक, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ओवेरियन फंक्शंस के लिए। अल्लाह ताला ने ये जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, वाटर और हमारी लाइफ साइकिल बनाई है या लाइफस्टाइल हमें बताया है वो हमारे ही भले के लिए है। जब हम इससे बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाते हैं तो फिर वी सफ़र, और इसलिए हम इनफर्टिलिटी को बहुत कॉमन देख रहे हैं। इफ़ आई सी 10 years बिफोर और 15 इट वाज नॉट दैट मच, सो इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन एंड आई थिंक इट्स आवर लाइफस्टाइल। और ये कॉस्मेटिक्स और ये टू मच ड्रायर्स और डाइज और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो लेना है वो प्लीज़ ना लें। और मदर से रिक्वेस्ट है कि आपकी बच्ची जो है उसको राइट टाइम में आप उनकी शादी करें। अगर शादी लेट हो जाती है तो ओवेरियन फंक्शन वैसे ही डिक्लाइन हो जाता है। सो इफ़ दे आर मैरिड अर्ली between the window of 20-25 they are safe, because अगर किसी का लेस ओवेरियन रिजर्व भी है तो वो हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर वो उस वक्त आएँ जब उनका AMH या ओवेरियन रिजर्व बिल्कुल कम हो जाए या कोई फॉलिकल रह ही ना जाए तो उस वक्त जो है जो देयर इज़ नो हेल्प विच वी कैन डू एट द मोमेंट। सो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी मुझे सुन रही हैं कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें और जो है ना इस तरफ जो है अपने ओवेरियन फंक्शन को प्रिजर्व करें। और अगर आप हमारे पास आती हैं और आपका ओवेरियन फंक्शन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है तो उस वक्त जो है हम आपको जो भी है सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स, लाइफस्टाइल, वेट मैनेजमेंट, लड़कियों में मैंने ये भी देखा है कि BMI बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका हाइट और वेट की जो है ना रेशियो उसको BMI कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा हो रही है। सो प्लीज़ आप अपने स्पोर्ट्स वॉक को जो है वो अपने शेड्यूल में लाएं और अपने वेट को अकॉर्डिंग टू योर हाइट मैनेज करें। उसकी वजह से आप डायबिटीज़ हो जाती है या फास्टिक इंसुलिन बढ़ जाती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी में सक्सेस में इंटरफियर करती है। तो हम लोग आप जब हमारे पास आते हैं तो जाहिर है वी वांट टू हेल्प यू एंड वी वांट टू गेट द गुड एग्स। तो इसलिए अगर कोई डिक्लाइन हो रहा है या आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और नहीं होता तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि IVF ICSI इज़ द सेफेस्ट, क्योंकि यंगर एज में अगर आपके एग्स कम भी रह जाते हैं तो सक्सेस रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेटिंग एंड वेट एंड सी। ये आपने डॉक्टर समीना बहुत अच्छा हाईलाइट किया। मैं भी ये देख रही हूँ कि अब बेसिकली मुझे लगता है फीमेल ज़्यादा थोड़ी करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई हैं। पहले अर्ली मैरिजेस हो जाती थी, बिफोर 30 फैमिली कंप्लीट हो जाती थी, मोस्टली अब 32-33 की एज में शादी हो रही है। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट हिंडरिंग एनीबडीज़ करियर, बट स्टिल ये जो कि हमें इस्लाम ने भी एक वो बताया है कि जी अर्ली मैरिजेस हो जाएं, और मेडिकली भी हमें पता है कि जितनी फीमेल की एज अच्छी होती है उसमें उसका कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बेबीज़ भी नॉर्मल होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप टाइमली जो है वो मैरिजेस होनी चाहिए। ठीक हो गया, चलें जी। अगर आपने भी डॉक्टर समीना को जो है ये पॉडकास्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और आप इससे कुछ लर्न कर रहे हैं और डॉक्टर साहिबा से आप इन पर्सन आके मिलना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर साहिबा के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर गुलबर्ग में। थैंक यू। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, इट्स गोइंग बहुत ही अच्छा आप इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी ऑडियंस को प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि बीइंग एन IVF स्पेशलिस्ट एंड वर्किंग एट अ फर्टिलिटी सेंटर आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हमारे सुनने वालों तक मैसेज आए कि जब एक पेशेंट जिसकी फ़ीमेल के मेंसेस इरेगुलर हैं और जब वो IVF के लिए आपके पास आती हैं तो आपको कैसे हमें उनको ऊपर स्ट्रगल करना पड़ती है कि उनके हम पीरियड्स पहले रेगुलर करें, और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप उनको प्रोवाइड करती हैं और कितना टाइम पीरियड आप उनको देती हैं IVF से पहले कि इनका साइकिल रेगुलर हो और फिर वो IVF पे जाएं ताकि उनका सक्सेस रेट बेहतर हो सके। जी
जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो एक्चुअली उनको बहुत एंशियस होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी साइकिल बस नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट हो जाए। कुछ की तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज दे आर ओवरसीज़, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द विमेन जो हमारे पास आती हैं, हमारा ये असूल है कि पहले हम उन्हें पूरा एनालाइज करते हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन और उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। अगर इनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ रही है, कोई हार्मोनल अप एंड डाउन है, फॉर एग्जांपल थायराइड हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, या शी इज़ डायबिटिक, तो वो हम कंट्रोल करते हैं। और अगर कोई वजह नहीं है उनकी वैसे है, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं तो, और उनका वेट ज़्यादा है, तो वेट मैनेजमेंट हम उनकी करते हैं, उनको लाइफस्टाइल और डाइट और कैलोरीज़ वगैरह का हम उन्हें बताते हैं, और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज। और उसके बाद जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनका जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर किया जाए। उसके लिए हम हार्मोन्स का हेल्प लेते हैं, या डिपेंडिंग ऑन उनका कितना रिज़र्व है, कौन सा हमने उनको देना है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 to 3 months हमें लग जाते हैं कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो, उनका BMI जो कि एक लड़की का होना चाहिए या एक फ़ीमेल का होना चाहिए बिटवीन 18 to 24.9, उसके आसपास आ जाए इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द सक्सेस रेट। जब हम उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सेस जो होता है वो नेचुरल चलने लग जाता है। उससे फिर FSH-LH रिलीज़ और ओवम का फॉलिकल का बढ़ना और रिलीज़ होना वो ऑटोमेटिकली जो होता है ना वो एक नॉर्मल उसमें आ जाता है। देन वी ऑल्सो गिव देम द सपोर्ट कि जो क्वालिटी ऑफ एग है वो जो है वो बेहतर हो, ताकि जो सक्सेस के चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। तो जस्ट टू स्टार्ट विद इरेगुलर पीरियड्स IVF, उसमें सक्सेस ज़्यादा नहीं होती। तो बेहतर यही है कि पहले हम आपके पीरियड्स को रेगुलेट करें, आपको हम एक सही लेवल पे लेके आएँ, तब आपको जो है ना हम IVF स्टार्ट करें। इसका तो मतलब यही हो गया ना डॉक्टर साहिबा कि चाहे आपने नेचुरली कंसीव करना है, चाहे IVF करवाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो। जो भी आपके साथ फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर कोई हार्मोन ज़्यादा है, थायराइड ज़्यादा है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, तो वो एटलीस्ट नॉर्मल हो, उससे फिर आपके नेचुरल कंसीव करने की भी चांसेस। और समटाइम्स तो मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपके साथ काम करते हुए आप माशाल्लाह इतना आपके हाथ में शिफा है कि IVF के पेशेंट्स को भी जब आप ये 3 months रेगुलेट कर ही होती हैं, समटाइम्स पेशेंट IVF से पहले ही कंसीव कर जाता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऑडियंस को भी ये जानना कि ये सिर्फ मेंसेस का रेगुलर होना या आपकी हेल्थ बेस्ट होना, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपका IVF ही सक्सेसफुल हो सकता है आप उस दौरान जब आपको एक डिले किया जा रहा है, आपको उस टाइम पे तो अच्छा नहीं लगेगा कि 3 months हम आए IVF करने, हमें 3 months डिले कर दिया है। तो लेकिन ये आप ही के लिए बेनिफिट है कि अगर आप नेचुरल कंसीव करें तब भी, और अगर IVF के थ्रू कंसीव करें तब भी आपका सक्सेस रेट अच्छा हो। और ऑब्वियसली फिर लेटर ऑन अगर उनके हार्मोन्स अच्छे होंगे तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी आपने देखा होगा कॉम्प्लिकेशंस कम होती होंगी। PCOS है तो ज़ाहिर है आप बता सकती हैं कि PCOS में डायबिटीज़ हो जाती है फीमेल्स को। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि नॉट ओनली जैसे आपने कहा IVF के लिए, इवन जो यंगर पेशेंट्स आती हैं और उनकी भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, दे आर नॉट फॉर IVF, हम उनका भी वेट मैनेजमेंट और साइकिल मैनेजमेंट करके हार्मोन्स जो उनके थायराइड या प्रोलैक्टिन उनको नॉर्मल ला के देन वी स्टार्ट देम विद ओवुलेशन इंडक्शन, या वो खुद ही कंसीव कर जाएं क्योंकि उनकी सारी जो इंटरनल हार्मोनल साइकिल है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। तो इट हेल्प्स इन बोथ केसेस। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर समीना आप मुझे ये सेकंड करेंगी कि हमारे पास जब फीमेल्स आती हैं और हम उनसे कहें कि जी वेट कंट्रोल कर लें, तो वो तो ये सुन के वैसे ही भाग जाती हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट चेंज कर लेंगी, वो वेट रिड्यूस करने पे नहीं आएंगी। और ये वेट मुझे लगता है आप बताएं कि ये फीमेल और मेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जी। BMI जो है वेट और हाइट रिलेटेड हमारा जो असेसमेंट है वो दोनों के लिए है। अगर मेल का BMI ज़्यादा है या वो बहुत हैवी हैं तो उनके स्पर्म्स की जो है ना DNA डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें वो हेल्पफुल नहीं होता। वो पुरानी चीज़ें थी कि स्पर्म है तो फर्टिलिटी हो जाएगी, नहीं, आपका स्पर्म जो है वो सही क्वालिटी और सही उसकी स्ट्रेंथ होती है इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज द एग। और अगर आपका BMI कम है या बहुत लेज़ी हैं और बहुत जो आप खाना स्ट्रीट फूड और इस तरह खाते हैं, तो अंदर की आपकी जो केमिस्ट्री है या आपके हार्मोन्स हैं, दे आर नॉट अप टू डेट टू गेट अ एग फर्टिलाइज्ड। सो इसलिए आपको मेल को भी चाहिए कि वो अपनी हेल्थ का लाइफस्टाइल, जो कि मैंने पहले विमेन के लिए किया, वो भी अपनी एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, अपना जो है
जो वेट मैनेजमेंट या कोई डायबिटीज़ या उनकी कोई डिजीज़ है उसको कंट्रोल करें, then the effect of IVF or normal conception will be more successful. Very nice and informative. और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो इसको सेकंड करेगी और अवेयर होंगी कि देखें अगर आपने नेचुरली भी कंसीव करना है या IVF के ज़रिए कंसीव करना है तो जो आपके हार्मोन्स हैं, जो मेंसेस का इरेगुलर होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई फ़ीमेल ऐसी हैं जो कि शाय फील करती हैं टॉकिंग टू एनीवन, तो आपने कॉन्फिडेंट होना है कि देखें ये एक ऐसी कोई इशू नहीं है जिसमें आप जो है वो शर्मिंदगी फ़ेस करें। इट्स अ हाई टाइम कि आप जो है वो कॉन्फिडेंट हों अपने मेंसेस को लेके, और अगर कोई भी इशू हो रहा है, इरेगुलर हो रहे हैं, तो टाइमली गायनेकोलॉजिस्ट के पास आएँ। हर चीज़ का इलाज मौजूद है, लेकिन ये कि टाइमली आप आएँ और गुड फर्टिलिटी सेंटर पे। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर गुलबर्ग में अगर आप डॉक्टर समीना अनवर के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी डॉक्टर समीना, जैसे कि अब हम अपने ऑडियंस को बता रहे हैं, हमने मेंसेस का इरेगुलर होना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है वो हर मंथ ना आना, उसमें आपने बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव बताया हमें। यंग एज ग्रुप को भी हमने कवर किया है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को भी कवर किया है। तो अब मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि जो प्री मीनोपॉजल और पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स हैं उसमें इरेगुलरिटीज़ कैसे होती हैं और कब अलार्मिंग साइंस होते हैं। सबसे पहले तो आप इनको बताएं कि मीनोपॉज होता क्या है और कब स्टार्ट होता है, किस एज ग्रुप में फीमेल्स को ये करना चाहिए कंसिडर के नाउ दे आर मीनोपॉजल। मीनोपॉज होता है हर औरत की ज़िंदगी में एक स्टेज आती है, जैसे हमारी टीन एज है, मिनार्की स्टार्ट हुई, फिर रिप्रोडक्शन है, फिर कुदरती तौर पे ये जो है हार्मोन का सिस्टम जो होता है हमारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उसमें कमी आ जाती है क्योंकि जो एग्स हम लेके पैदा हुए होते हैं वो सारे उस वक्त तक डिक्लाइन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जब आपके पीरियड्स, यूजुअली एज हमारे पाकिस्तान में देखी गई है 45 to 51, 52 ईयर्स, ये होती है एज, और ये जेनेटिकली फॉलो करती है। अगर आपकी फैमिली में जल्दी पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपका भी वही एज ग्रुप होगा। लेकिन जो देखा गया है, जो हेल्दी हैं लेडीज़ हैं या जो अच्छी एक्टिव हैं, लाइफस्टाइल भी उनका अच्छा है, डाइट भी अच्छी है, तो दे यूजुअली हैव मीनोपॉज बाय द एज ऑफ 52, 53। और अर्ली मीनोपॉज जिनमें होता है वो यूजुअली स्लिम, थोड़ी सी लो वेट और इस तरह की थोड़ी सी एंशियस, लाइक उनका लाइफस्टाइल भी ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, तो दे डू हैव अर्ली मीनोपॉज। तो मीनोपॉज यूजुअली होता है जब पीरियड्स आपके स्टॉप हो जाएं, उससे 1 साल बाद के टाइम को कहते हैं कि वो मीनोपॉज हो गया है। उससे पहले जो है अगर आप एक्टिव आपकी लाइफ है हस्बैंड के साथ तो उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, इसलिए हम मीनोपॉज कहते हैं स्टॉपिंग 1 ईयर आफ्टर स्टॉपिंग द पीरियड्स, उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। अब जो प्री मीनोपॉजल और मीनोपॉजल में भी आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं। पीरियड ख़त्म होने से पहले बाज़ दफ़ा औरतों में देखा गया कि उनको फ्रीक्वेंट पीरियड्स आते हैं, हेवी पीरियड्स आते हैं, या एक नॉर्मल जो होता है ना वो 3-3 महीने के बाद पीरियड आ रहे हैं। 3-3 महीने के बाद पीरियड आ रहे हैं तो वो तो एक नॉर्मल है कि आप मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके हैवी हो गए हैं या आपको मुसलसल आ रहे हैं तो फिर ये एक अलार्मिंग साइन है जो कि आपको अपनी डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। मे बी आपको एक ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड हो, अल्ट्रासाउंड रिक्वायर्ड हो, और अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या एंडोमेट्रियल कैंसर की या बच्चेदानी के मुंह की, तो वो आपका पैप स्मीयर भी करेंगे और आपकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करेंगे, सो दैट हम ये एक्सक्लूड कर लें कि हम किसी किस्म के कैंसर के ऊपर नहीं बैठे हुए। और अगर आप कोई हार्मोन्स ले रही हैं या कोई और दवाई ले रही हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट हो सकता है इरेगुलर पीरियड्स के लिए, तो वो एक्सक्लूड करके हिस्ट्री पे। लेकिन इस एज ग्रुप का जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि कोई कैंसर या सर्वाइकल या एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं है। तो ये तो इसका मतलब है कि वाकई फीमेल्स अगर स्टॉप हो गए हैं उनको साइकिल और उसके बाद उनको अगर कोई भी स्पॉटिंग या दाग लगता है तो उनको फिर कंसल्ट करना चाहिए कि कैंसर को रूल आउट करने के लिए। जी आप ठीक कह रही हैं। तो उसके बाद मैं पोस्ट मीनोपॉजल पे आती हूँ। अगर आपका 1 साल हो गया है और आपको ब्लीडिंग नहीं हुई, उसके बाद आपको कोई हैवी डिस्चार्ज आ रहा है या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है या आपको पीरियड आ जाते हैं, तो उनकी डिफरेंट वजूहात हैं। उसमें यही है कि आप कोई हार्मोन तो नहीं ले रही, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या अगर आपको कैंसर है तो कैंसर की कोई दवाई तो नहीं ले रही, क्योंकि वो भी बच्चेदानी की लाइनिंग को की थिकनिंग करती हैं।
वो आप देख लें, वो तो नहीं ले रही, या आपने कोई कॉपर्टी रखवाई हुई है छल्ला अंदर, वो आप भूल गई हैं और उसकी वजह से भी हो सकता है, और या फिर ये है कि नीचे कोई इन्फेक्शन हो गई है। और जो मैंने 2 कॉजेज़ आपको कहे हैं जो कि इस एज के ग्रुप में वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि बच्चेदानी का कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वो तो नहीं है। अब चूँकि आपका जो है मसाना पेशाब वाला जो है आपका मसाना रिजर्वायर वो भी पास ही है, तो उसकी इन्फेक्शन से भी बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग हो सकती है, या जो आपका डेफिकेशन का मोशन करने का है वो रास्ता, उसमें पाइल्स या कोई रेक्टल कैंसर, क्योंकि मैंने क्लिनिकल तजर्बे में देखे हैं कि लोगों की बच्चेदानी रिमूव हो गई लेकिन वो रेक्टल कैंसर था। इसलिए डॉक्टर्स को भी चाहिए कि जब ऐसी बूढ़ी औरतें या वो आएँ तो आपको नेबरिंग जो ऑर्गन्स हैं जो कि ब्लैडर है और रेक्टम है उसको भी आपको इवेलुएट कर लेना चाहिए कि ये ब्लीडिंग कहीं इधर से तो नहीं आ रही। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना मेंसेस चाहे जिस भी एज ग्रुप में हो, इरेगुलर होना जो है इट्स नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। तो आपको जो है वो टाइमली कंसल्ट करना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया कि अगर आपके पोस्ट मीनोपॉज में हैं, आप एक एज ग्रुप में पहुंच गई हैं जहां आपके मेंसेस बंद हो गए हैं, उसके बाद भी अगर आपको स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, तो आपने घर में नहीं बैठना है, आपने टाइमली दिखाना है, क्योंकि वो समटाइम्स एक सीरियस इशू भी हो सकता है लाइक कैंसर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा, जैसा माशाल्लाह आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने सऊदीया, बहरीन, यूके मल्टीपल जगहों पे काम किया है, तो आपको फीमेल्स जो हैं जब आपने हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स भी की है डील, तो ओइंग टू कैंसर या आपने जब क्या आप आउटवे करती हैं कि आपने कहाँ रेशो ज़्यादा देखी है ये पोस्ट मीनोपॉजल ख़वातीन में कैंसर की? पाकिस्तान में भी इक्वली है या बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रेजेंट करता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैप्स में इतना रूटीन में तो होता नहीं है सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो क्या बाहर भी इक्वली रेशो है, यहाँ रेशो ज़्यादा है कैंसर की? देखिए, अब आपने अच्छा ये टॉपिक रेज़ किया है। आजकल कैंपेन चल रही है बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की जो है प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन स्टार्ट हो गई है जो कि 9 to 13 ईयर्स तक लग सकती है। अगर आप 9 ईयर्स पे लगवाएं तो आपको 2 लगवानी पड़ेंगी। तो उससे ये है कि ये वैक्सीन जो है ये यूके में तो तकरीबन अब 20 साल हो गए हैं, और उधर कैंसर जो है सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल जो उसकी इंसिडेंस है वो बहुत कम, शरह बहुत कम हो गई है। और लेकिन पाकिस्तान में ये जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये कैंसर दूसरे नंबर पे है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और अगर आप कोई हैवी विजाइनल डिस्चार्ज, स्मेली या हैवी पीरियड्स हैं इन एज ग्रुप की औरतों को या 40s में, और अगर आप अपनी डॉक्टर से उसकी तशखीस नहीं कराते, और इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल टेस्ट है जो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर हमें ब्रश लगा के हम कुछ सेल्स ले लेते हैं, वो चेक हो जाता है तो पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं। और WHO का ये है रिकमेंडेशन कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 2 पैप स्मीयर कराए हैं तो आपका बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की शरह 90% कम हो जाती है। तो जिन हमारे फॉलोअर्स हमें सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपना पैप स्मीयर नहीं कराया, वो अपनी डॉक्टर के पास जाके अपना पैप स्मीयर कराएं। इवन आपकी अम्मियाँ जो हैं जो कि पीरियड बंद हो गए हैं उन्होंने नहीं कराया, तो कम से कम उनके 2 पैप स्मीयर आप ज़रूर करा लें, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल में हमारे काफ़ी नोन लोग हैं जो कि बड़ी उम्र में 80 years, 55 years, I have seen or listen about the cases जो कि they are dying of cervical cancer. This is not good. Good. ये आपने बहुत, और जिस तरह से हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक है उनको ज़रा आजकल मिथ है कि जी HPV वैक्सीन जो है ये नहीं लगवानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद उन तक भी ये मैसेज जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये लगवाना, कि आज अगर ये अपनी बच्चियों को लगवाते हैं तो लेटर ऑन स्टेज पे उनका सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस बहुत कम कर सकते हैं, रेडिकेट कर सकते हैं, जो कि इतना कॉमन है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर। चलें जी डॉक्टर साहिबा, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंसाइटफुल सेशन आई मस्ट से, और मुझे आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि सुनने वालों तक भी बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा होगा। तो पॉडकास्ट का एक हमने पैटर्न बनाया हुआ है जिसमें एक सेगमेंट होता है जिसमें मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से मोस्ट कॉमनली जो सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस आस्क करती हैं फीमेल्स, उनके कुछ शॉर्ट आंसर्स हम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं वो इजी समझते हैं ना, गूगल कर लें, चैट GPT कर लें, फेसबुक पे कर लें, तो वही उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना, एग्जैक्टली, प्राइमरी केयर यू गेट एट होम बाय पुटिंग वन, एग्जैक्टली। तो
हमने कुछ क्वेश्चंस हमने गैदर किए हैं ताकि जो है ना बजाय इसके कि वहाँ पे इरेलीवेंट लोग उनके आंसर्स दें, तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर की फैसिलिटी है, तो आप जो है ना वो उनको आंसर्स करें। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक क्वेश्चन है वो ये है कि हैवी ब्लीडिंग और क्लॉटिंग को इग्नोर करना ठीक है या वो एक वार्निंग साइन होता है अगर किसी को हैवी ब्लीड हो रहा है और क्लॉट्स आ रहे हैं? जैसे हमने प्रीवियस अपनी पॉडकास्ट में कहा है कि इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एज। यंगर एज ग्रुप में इट इज़ नॉट दैट मच अलार्मिंग। द ओनली थिंग इज़ कि वो अनीमिक होंगी तो फिर ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, तो हम डाइट का पहले ही वो कर चुके हैं। और हैवी ब्लीडिंग अगर बहुत देर के लिए हो रही है तो वो अलार्मिंग इन द सेंस हो जाएगी कि वो ज़ाहिर है उनकी हीमोग्लोबिन लेवल फॉल कर जाएगी एंड शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपर डेली एक्टिविटीज़। तो अगर ये प्रोलॉन्ग हो रही है 2-3 मंथ्स के लिए तो फिर बेटर यही है कि आप अपना CBC करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और एक दफ़ा एक गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखाते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन ये है कि क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स इरेगुलर पीरियड्स को ठीक कर देती हैं या बस टेम्परेरी कंट्रोल करती है? जो पत्ते वाली गोलियां होती हैं उसके बारे में बताएं। मैं तो कोई गोली आपको बकाया डॉक्टर के यानी कि कंसल्टेशन के आपने घर में नहीं स्टार्ट करनी, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास आते हैं वो सिर्फ आपको दवाई नहीं लिख के देते, वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और उसमें कुछ फैक्टर्स या कोई कॉजेज़ होते हैं जिनको वो एक्सक्लूड करते हैं। अब हमने पहले बात की है कि आपका थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोलैक्टिन का, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं, और या आपकी कोई इन्फेक्शन हो सकती है या कोई रिटेन प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर अपने मुआयने से और आपकी इन्वेस्टिगेशन से, अल्ट्रासाउंड वगैरह से ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं। फिर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो आपको फिर ये पिल्स देंगे या कोई और हार्मोन देंगे, तो या कोई सपोर्टिव विटामिन्स डेफिशिएंसी या कुछ इस तरह, ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर हों। लेकिन आप घर में खुद से नहीं स्टार्ट करें। एग्जैक्टली। और इवन इसका मतलब यही है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स बस आपके साइकिल को टेम्परेरी कंट्रोल करेंगी, बट जो रूट कॉज है, अगर थायराइड है या कोई भी और हार्मोन अप एंड डाउन है, तो सबसे पहले तो उसकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो ठीक होगा तो फिर ही साइकिल। जी डॉक्टर ने, इसमें मैं ऐड करूँगी, जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है ना, तो वो अगर आप नीचे कोई पॉलिप है, ठीक है, वो भी इरेगुलर ब्लीडिंग कर सकता है, इन्फेक्शन है वो भी इरेगुलर ब्लीडिंग कर सकती है। तो डॉक्टर नॉट ओनली सी यू और प्रिस्क्राइब यू कि अभी हम घर में ही ले लेते हैं, डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर आपकी बहुत सी चीज़ों को पहले एक्सक्लूड करते हैं। इसलिए मुआयना कराना ज़रूरी है, रादर देन कि आप पिल लेती रहें बाद में पता चले खुदा खासा आप किसी कैंसर पे बैठी हुई हैं या कोई और कॉज है। ठीक हो गया। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, एक और क्वेश्चन है, लगता है इन फीमेल की बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहे होंगे। पूछती हैं कि इरेगुलर साइकिल्स की वजह से मूड स्विंग्स और एक्ने भी बढ़ जाते हैं, इज़ इट ट्रू? तो क्या इरेगुलर साइकिल वाकई आपके मूड स्विंग्स कराते हैं? जी मेरे ख्याल में जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो मूड स्विंग्स तो होते हैं। वैसे भी कुदरत ने हमें कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि हम जब पीरियड आने से पहले सब लड़कियां मोर वीपी हो जाती हैं, सो द हार्मोन डू हैव अफेक्ट ऑन आवर मूड्स एंड व्हेन आपके पीरियड मेनोपॉज में स्टॉप हो जाते हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं वो इरिटेबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, दैट मे बी बिकॉज ऑफ कोर्स द ईस्ट्रोजन इज द फेमिनिन हार्मोन दैट कीप्स यू हैप्पी एंड ऑल दैट। लेकिन जब लेटर पार्ट ऑफ द साइकिल में वो डिक्लाइन होता है और मेनोपॉज में बंद हो जाता है तो फिर सम टाइम इट्स डिफिकल्ट टू कीप दैट बबली नेचर अप। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी भी वाइफ जो है वो मूड स्विंग्स थ्रो कर रही हैं तो इट्स नॉट इन हर हैंड्स, वो बेचारी एक इंटरनली मेडिकली जो हार्मोन्स से गुजर रही हैं तो उसकी वजह से वो मूड स्विंग्स। लेकिन उसके लिए मैं एडवाइस कर दूंगी, ये PCOS में काफ़ी होता है क्योंकि उनके जो है ना हार्मोन्स दे आर नॉट रेगुलर, और जो आपने एक्नी और हिर्सुटिज्म की बात की उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम डाइट का पहले ही लाइफस्टाइल का बता चुके हैं, वेट मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, तो उससे जब उनका ये सारा साइकिल ठीक होता है तो चांसेस जो होते हैं वो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीविटामिन्स और जो अच्छी मिनरल रिलेटेड डेट्स हैं, अंजीर है, ऑलिव्स हैं, वो अपनी डाइट में लाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी एक और क्वेश्चन है कि जी क्या इरेगुलरिटी सिर्फ यंग गर्ल्स में होती है या 35 प्लस एज में भी प्रॉब्लम हो सकती है? इसका तो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लगता है पहले ही दे चुके हैं कि जो लेटर एज ग्रुप में उसमें क्या रीजन है। ऐड कर दूंगी कि जो यंग हमारी टीन एजर्स है ना, कि अगर उनकी हैवी ब्लीडिंग और नहीं हो रही तो प्लीज़ वो अपने ना ब्लड डिसऑर्डर्स उनको भी एवेल्युएट कर लें। ठीक है, क्योंकि वो वॉन विली ब्रांच डिजीज़ या प्लेटलेट डिसफंक्शन, ठीक है, विटामिन D डेफिशिएंसी, विटामिन E जिससे हेमोलिटिक अनीमिया होता है,
वो भी हो सकता है। तो अगर आपका ये हार्मोन रिलेटेड नहीं है तो प्लीज़ ये जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उनको भी रूल आउट कर लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, एक और क्वेश्चन ये है कि हेल्थ, हार्ट और बोन्स पर भी क्या इरेगुलर पीरियड्स का असर होता है? कि अगर आपका इरेगुलर साइकिल है तो हो सकता है इन पे असर? जी, जिनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है, पर प्रोलैक्टिनीमिया में पीरियड्स नहीं आते और आपको पता है हमारी ईस्ट्रोजन से हमारी बोन्स को हेल्दी रखती हैं। जी जी। तो फिर एज मीनोपॉज अगर आपने थ्रू आउट योर लाइफ अपने आप को अच्छा ट्रीट नहीं किया हुआ, आपने अपनी डायरी, मिल्क और कैल्शियम वगैरह नहीं लिया हुआ, तो आप ब्रिटल बोन्स में जाने के लिए आपकी हड्डियां जो हैं वो वीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए आई वुड एडवाइस कि जितनी भी हमारी फ़ीमेल हैं वो मिल्क जो है कम से कम 1 ग्लास रोज़ाना अपनी डाइट में रखें और एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह करें ताकि आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे। और इसके अलावा आपका विटामिन डी लेवल, एक्सपोजर टू सनलाइट ड्यूरिंग विंटर्स जो आपकी विटामिन डी एक्टिवेशन करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप वो नहीं ले रही या कुछ ऐसी कंट्री में रहती हैं जहाँ सन इज़ नॉट दैट मच एक्सपोजर यू कैन नॉट गेट, तो फिर आप जो हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं आइदर हैवी डोज और रेगुलर डोज ऑफ विटामिन डी वो आप ज़रूर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, एक क्वेश्चन है कि मेरी एज 22 है, पीरियड्स कभी 40 दिन बाद आते हैं, कभी 20 दिन में, क्या ये ठीक है? तो कितने डेज ऊपर नीचे होना नॉर्मल है? मेरे तो ख्याल में साइकिल को हम तभी रेगुलर कहते हैं कि एक पैटर्न हो, या तो आपको 20 दिन बाद आए या आपको 40 दिन बाद आए। तो इसमें ये ज़्यादातर यही है कि ओवुलेटरी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और वही फिर हमें हिस्ट्री से पूरी आपकी जो है वो एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम तो है। मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट है उसका अगर आता है 20 डेज बाद, तो पैटर्न शुड बी नॉर्मल कि एवरी मंथ शी शुड गेट 20 डेज आफ्टर, और अगर कोई 40 डेज बाद किसी को आता है तो एवरी मंथ 40 डेज बाद हो। हाँ, अगर आपकी रेगुलर एक ही पैटर्न है दैट्स फाइन, बट कभी 20 दिन बाद आ रहा है, कभी 40 दिन बाद आ रहा है, तो वो फिर मेरे ख्याल में उसको आप रूल आउट एनालाइज करा लें कि भाई कोई प्रॉब्लम तो ठीक हो गया। अच्छा जी, एक हमारे पास स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा है जी स्ट्रेस लेने से पीरियड लेट हो सकते हैं, एग्जाम के टाइम मेरा साइकिल डिले हो जाता है। तो जी, स्टूडेंट्स में इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि आप लोग सही खाते नहीं हैं, लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं है, स्ट्रेस में आप रहते हैं तो फिर आपके पीरियड जो हैं वो लेट हो जाते हैं। यूजुअली पीयर प्रेशर भी तो इतना ज़्यादा हो गया ना डॉक्टर मीना, बेचारी बच्चियाँ क्या करें ना, दे हैव टू। नहीं, इफ़ यू ईट वेल और अपना स्लीप ठीक रखें, और because this is not one day matter, it should be in your behavior, it should be inculcated in your behavior. If you look after yourself well, you can help others, you can help yourself. Exactly. So don't take it कि ये भी एक एग्ज़ाम है, अच्छा ये कर लें उसके बाद ये करेंगे। अपनी जो रूटीन है आप उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में एज अ पार्ट ऑफ लिविंग आप हैबिट बना लें आप इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है कि वेट लॉस करने के बाद से मेरे पीरियड्स रुक के आ रहे हैं, क्या करूं? तो मतलब वेट लॉस करना वाकई एकदम से अगर एब्रप्ट किसी का वेट लॉस हो रहा है तो हो सकते हैं रेगुलर? जी, एब्रप्ट वेट लॉस, टू मच जिम, टू मच एक्सरसाइज, दिस कैन ऑल्सो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले कर सकते हैं। सो जो भी करें वो बैलेंस्ड करें। बैलेंस्ड, हाँ। और जो है वो डाइट आप देख लिया करें कि आपने कितना वेट है, हाइट, BMI या वॉट एवर इट इज़, कितनी आप ओवर वेट है, फिर उसको स्लोली करके आप जो है वो करें रादर देन ड्रास्टिक। क्योंकि कुछ गर्ल्स तो इतनी क्रैश डाइट पे चली जाती है ना, तो एब्रप्ट वेट लॉस करना भी नहीं इट्स गुड फॉर। क्रैश डाइट कैन लीड टू द स्टमक प्रॉब्लम्स एज वेल, तो वो आप प्लीज़ क्रैश ना करें। आप जो भी प्लान करना है उसको 3-4 महीने का टाइम जरूर दीजिए। स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। एग्जैक्टली। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, पीरियड्स इरेगुलर हैं तो क्या मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी? फर्टिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर तो वैसे हम दे चुके हैं, बट स्टिल इनको ज़रा एक होप दे दें कि कंसीव कर सकते। आप कंसीव कर पाएंगी, लेकिन आप अपना जो वो है साइकिल उसको आप रेगुलर करें। और आप एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर जाया करें, घर में बैठ के मतलब मौन ना किया करें कि बस अब ये प्रॉब्लम हो गई है। आपका डॉक्टर जो आपका मॉलेज होता है, ही और शी इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड। एग्जैक्टली। एंड वो आपकी जो है वो पॉजिटिव आपको फीडबैक देता है, जिससे साइकोलॉजिकली आप लोग खुद एक तो इलाज करते हैं, देन साइकोलॉजिकली मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्हेन यू गेट मेंटल हेल्थ की जो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है या वो आपको साइकोलॉजिकली बता देते हैं, तो फिर चीज़ें जो हैं वो अपने रन प्रॉपर्ली करना शुरू कर देती हैं। और यही मैं ऐड करना चाहूँगी कि फर्टिलिटी
फर्टिलिटी से रिलेटेड तो फिर डॉक्टर साहिबा फीमेल्स को पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि टाइमली वो गुड फर्टिलिटी सेंटर्स में आए, क्योंकि जगह जगह अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही, जगह जगह आप जाएंगी, डॉक्टर्स चेंज करेंगी, और जिसमें से कुछ डॉक्टर्स अगर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो आपको उस हिसाब से तो नहीं डील कर सकते आपकी फर्टिलिटी से रिगार्डिंग। तो जब तक आप एक अच्छे फर्टिलिटी सेंटर पे आती हैं, दे एंड अप हैविंग नथिंग, के एग रिजर्व भी कम हो चुका होता है और मसले हो जाते हैं। तो बड़ा मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी कि जब अगर आप कंसीव नहीं कर रही, आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं, आपके मियाँ आपके पास रह रहे हैं, तो आप जो है ना वो अपने आप का मुआयना कराएं। और जो कोई नॉन मेडिकल हैं, कुश्ते हैं, हकीम की दवाइयाँ हैं, वो प्लीज़ आप लोग मत लें, क्योंकि वो सारे एग्स को जो है ना आपके डिलीट कर देते हैं। और मैंने देखा है 31 साल 32 साल की लड़कियाँ आ रही हैं, शादी को 1 साल हुए हैं और उनके कोई फॉलिकल्स नहीं हैं, या अगर हैं तो बहुत कम हैं। तो इसलिए जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आप ना लें। और अगर आप किसी अपने लोकल डॉक्टर के पास गई हैं, 2-3 दफ़ा आपने इंडक्शन ओवुलेशन ले ली है और आप नहीं कंसीव कर रही, तो इसका मतलब ये है कि कोई और मैटर है। तो इसलिए आप IVF सेंटर जाएं। IVF सेंटर जाके आपका ये नहीं है कि आपको वो IVF करेंगे। एग्जैक्टली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपका IVF नहीं करेंगे। अगर आप यंग हैं, अभी आपकी शादी हुई है, तो वो आपका भी IVF नहीं करेंगे। वो आपको एक सही ट्रैक पे डाल देंगे। आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है या कुछ है, जो भी अभी मैंने प्रीवियस अपनी टॉक में कहा है, वो सब उसको नॉर्मल करेंगे और फिर आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अनम, हम जितने पेशेंट्स देख रहे हैं वो 10-10 साल ट्रीटमेंट लेके और वो हमारे तक पहुंचते हैं। लेकिन मैं अपने लोकल जो हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, आपने 3-4 साइकिल्स उनको दे दिया है और वो नहीं कंसीव कर रहे, तो उसमें कोई और मैटर होगा। तो काइंडली एज इन लड़कियों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही हमारे पास अगर अर्ली आ जाएंगी तो वी विल बी एबल टू हेल्प। एग्जैक्टली, इफ़ दे कम एट द एज ऑफ 40 तो वो तो फिर चांसेस हैं कि और इवन अगर अर्ली एज में भी एग रिजर्व कम करके आएंगी तब भी वी आर अनएबल टू हेल्प देम ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है हमें सुन सकती है, आइदर अगर आप डॉक्टर भी हैं, आपके पास पेशेंट्स हैं जो कि अंडर ट्रीटमेंट हैं, आप ट्राई कर रही हैं बट सिंपल ट्रीटमेंट से नहीं कंसीव हो पा रहा, तो जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि आप उनको टाइमली रेफ़र कर दें। और अगर आप एज अ पेशेंट भी हमें सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे फर्टिलिटी सेंटर पे आना, क्योंकि यहाँ पे ही वो माहिर डॉक्टर होते हैं जो कि आपको सीधे ट्रैक पे चलने का एडवाइस कर सकते हैं। आनम, मैं इधर ऐड कर दूंगी कि जिन औरतों की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन या हो गई हैं या सम अदर रीज़न, या जिनके हस्बैंड्स के सीमन एनालिसिस जो है वो नहीं है, कम हैं या एब्सेंट हैं स्पर्म्स, तो वो प्लीज़ IVF सेंटर आके अपने आप को एवेल्यूएट करवाएं। क्योंकि अगर उनकी लड़की के एग्स हैं और हस्बैंड के हम बायोप्सी या फर्दर मैनेजमेंट से उनके स्पर्म्स ले सकते हैं, तो वो डिसहार्ट मत हों कि 10 साल और फिर आप ओल्ड एज में हमारे पास आएँ। आप पहले आके अपने आप को एवेल्यूएट कराएं ताकि आपके जो भी चांसेस हैं वो यंग एज में हम आपको ट्रीट करें और आप साहिब औलाद हेल्दी बेबी आपको हो मिल सके। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर गुलबर्ग में हम इस टाइम आपके साथ एक पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ये जो है इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप फर्दर बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट से कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे आके डॉक्टर समीना अनवर से आप मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट गुलबर्ग में मौजूद हैं, 15C गालिब रोड गुलबर्ग 2 में। थैंक यू। अच्छा जी, डॉक्टर समीना अनवर, आपके साथ ही हमारा बहुत ही एक अच्छा पॉडकास्ट रहा है। सुनने वालों को, देखने वालों को मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी क्लैरिटीज़ हुई होंगी रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज़। तो मैं चाहूँगी कि अब आप एक मैसेज पब्लिक के लिए आप क्या देना चाहेंगी, जो आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए कोई एक गोल्डन टिप अपने मैसेज के थ्रू प्लीज़ कन्वे कर दें। जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का प्रॉब्लम है वो हमारे OPD पेशेंट का 5 to 10% बनता है, जो कि क्वाइट कॉमन है। तो अगर ये गर्ल्स में है या रिप्रोडक्टिव एज में है या ओल्डर एज में है, तो आपको जो है वो मतलब शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास आएँ, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। मे बी ये कोई अलार्मिंग सिग्नल हो, और यंगर एज ग्रुप में यह हार्मोनल इम्बैलेंस आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि बच्चा होने
होने की सलाहियत को अफेक्ट करता है। और वैसे भी आपकी जनरल हेल्थ लाइक मेंटल हेल्थ और जो आपकी एक्टिविटी है उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो आप इसमें कोई रुकावट फील ना करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और आप अपने आप को इवेल्युएट कराएं। Thank you so much, Dr. Samina, for coming and sharing your insightful thoughts. और ऐसे तमाम लोग जो मुझे सुन सकते हैं, आप जो है काइंडली वक्ती तौर पे अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर गुलबर्ग में आप आएँ और आप नीचे दिए गए नंबर्स पे अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ हम नेक्स्ट आपके पास हाजिर होंगे। आप डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल दीज वीडियोज़ एंड फॉलो द पेज, ताकि आपको जो है वो टाइम टू टाइम हम अपडेट कर सकें बहुत सारे इससे इश्यूज से रिलेटेड, जो कि आप घर बैठ के आपकी बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटीज़ हो सकती हैं। सो दिस इज़ डॉक्टर अनम आहद साइनिंग ऑफ, एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।